प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस पद्धति या के कई चरण हैं जिनसे होकर शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है। सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई लघु मार्ग नहीं है। सामाजिक शोध भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुचिंतित और सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखकर हुआ आगे बढ़े। सामाजिक शोध में प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम के एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे चरण से तीसरे चरण में अर्थात क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य हैं, परंतु मूलतः इसके चरण एक ही हैं। इतना अवश्य है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन में किन चरणों का उपयोग करेगा और किस क्रम में करेगा, ये शोध की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब हम सामाजिक अनुसंधान के विविध सोपानों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख इस प्रकार किया है। नंबर 1 विषय का चुनाव, 2 अवलोकन तथ्यों का संकलन, 3 तथ्यों का वर्गीकरण, 4 तथ्यों का परीक्षण, नंबर 5 नियमों का प्रतिपादन। इसी प्रकार पीवी यंग ने निम्नलिखित कुछ चरण बताए थे। नंबर 1 कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, 2 तथ्यों का अवलोकन एकत्रीकरण लेखन, 3 लिखित तथ्यों का श्रेणियों अथवा अनुक्रमों में वर्गीकरण, नंबर 4 वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। इस प्रकार श्री जॉर्ज लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए। नंबर 1 कार्यकारी प्राकल्पना, नंबर 2 तथ्यों का अवलोकन, 3 एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन और 4 है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामाजिक शोध की प्रक्रिया को अधिक उत्तमता के साथ समझने की दृष्टि से यहाँ शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं जिनका विस्तार से हम उल्लेख करना आवश्यक समझेंगे। नंबर 1 समस्या का चुनाव, 2 संबंधित साहित्य का अध्ययन, 3 इकाइयों का निर्धारण, 4 प्राकल्पना का निर्माण, 5 अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। फिर नेक्स्ट है सूचनादाताओं का चुनाव, 7 है सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरण एवं प्रविधियों का निर्धारण, 8 उपकरण एवं प्रविधियों का पुनर्परीक्षण, 9 तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन, 10 तथ्यों का संपादन संकेतन वर्गीकरण एवं सारणीयन, 11 तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन और 12 सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अब हम पहले चरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का कार्य करने से पहले हमें समस्या का चुनाव करना आवश्यक है। सामाजिक शोध का यह पहला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं होता। अर्थात जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले किस घटना का, किस समस्या का, किस सब्जेक्ट का स्टडी करनी है, उसका चयन करना आवश्यक है। मस्तिष्क में आया हुआ प्रत्येक विचार या कल्पना शोध का विषय नहीं बन सकते। शोध हेतु विषय का चुनाव करते समय यह देखना होगा कि विषय के संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। किसी वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलन किया जाएगा। शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए समय पर किया जा सकेगा या नहीं तथा विषय के सामान्यीकरणों व नियमों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगिता है अथवा नहीं। विषय के दोषपूर्ण चुनाव से श्रम व साधनों का अपव्यय होता है। श्रीमती पीवी यंग ने विषय या समस्या का चुनाव करते समय कुछ बातें बताई जो इस प्रकार हैं। विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने में शोधकर्ता एवं स्वयं योग्यता रखता हो, जिससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। इसके बाद अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध जो प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। और
चौथा है कि उस विषय समस्या के चुनाव से सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सके या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विषय का चुनाव नहीं कर लेना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिए प्रामाणिक तथ्य एकत्रित करना संभव नहीं है तथा जिसके सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा विषय का हमें चयन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, संबंधित साहित्य का अध्ययन। रिव्यू ऑफ विषय का चुनाव करने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन जाता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण शोध प्रक्रिया के ही दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है। अतः आवश्यक है कि प्रारंभ में ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। संबंधित साहित्य में प्रलेख, लेख, पत्र, पुस्तकें, प्रतिवेदन, विषय संबंधित शोध ग्रंथ आदि आते हैं। इस प्रकार के साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता का कार्य कुछ सरल हो जाता है, उसे अध्ययन के विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है, शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है, महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जानकारी मिल जाती है, किए हुए शोध कार्य को पुनः दोहराने की भूल में छुटकारा मिल जाता है, शोध कार्य की सही रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने पर श्रीमती पी.वी. के अनुसार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। शोधकर्ता को अध्ययन विषय से संबंध में ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाएं एकत्रित कर सकें। नंबर 2, शोध कार्य को उपयोगी पद्धतियों एवं प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है। 3, अवधारणाओं को समझने एवं प्राकल्पना का निर्माण करने में सहायता मिलती है तथा किसी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से बच जाता है। विषय से संबंधित उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिन पर अन्य शोध कार्यों ने पूर्व में ध्यान नहीं दिया। इससे शोध कार्य अधिक व्यवस्थित होता है। इसके बाद नंबर 3 है इकाइयों का निर्धारण। कि सामाजिक शोध का एक अन्य प्रमुख चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण है। उन इकाइयों से स्पष्ट परिभाषित करना। इकाइयों का निर्धारण करने समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए इकाइयों का अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो तथा साथ ही महत्वपूर्ण समग्र से एकत्रित कर रखने की वाली हो। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना चाहिए। अध्ययन की इकाइयाँ ऐसी हो जो अत्यंत सरल मालूम पड़ती हो, जैसे निर्धन, कृषक, श्रमिक, मकान, बेकारी, शिक्षित, शहरी आदि। इसके बाद है प्राकल्पना का निर्माण। कि शोध कार्य अपने अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनता है जो उसके शोध का आधार बनता है, परंतु यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राकल्पना एक आकस्मिक निष्कर्ष प्राप्त होता है। लुंडबर्ग ने कहा है कि प्राकल्पना एक सामाजिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा करना अविशेष है। शोध द्वारा प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है। प्राकल्पना को अध्ययन समस्या के रूप में उभरे हुए प्रारंभिक विचारों का वैज्ञानिक रूप माना जा सकता है। प्राकल्पना एक ऐसी सामान्य निष्कर्ष है जिसे सही नहीं माना जा सकता। वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसका पुष्टिकरण किया जाता है, अर्थात ये पता लगाया जाता है कि वह सत्य है अथवा असत्य। प्राकल्पना शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्रों को स्पष्ट करती है। इसकी सहायता से शोध कार्यकर्ता अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। यहाँ हम ये ध्यान में रखते हैं कि सभी प्रकार के शोध में प्राकल्पना का होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए अन्वेषणात्मक शोध में अध्ययन के प्रारंभ में सामान्यतः प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसे शोध के परिणामों के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं, भौगोलिक, जनसंख्यात्मक तथा अन्य आधार पर निर्मित का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे हुए अन्वेषकों का ध्यान एवं प्रयत्न उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह सके।
अध्ययन क्षेत्र न तो अधिक छोटा और न अधिक बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा छोटे क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है तथा ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर शोध कार्य निश्चित समय पर पूरा करना मुश्किल होता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद।